पीएम विश्वकर्मा योजना की हुई शुरुआत। 18 श्रेणियों के पारंपरिक कारीगरों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज होगा उपलब्ध। पीएम ने खुद को बताया गरीबों का सेवक। कहा, जब बैंक न माने आपकी गारंटी तो मोदी देता है गारंटी। पीएम विश्वकर्मा योजना के शुरू होने के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्रीय मंत्रियों ने कार्यक्रमों के जरिए दर्ज कराई उपस्थिति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ, विदेश मंत्री एस जयशंकर तिरुवनंतपुरम, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शिमला में रहे मौजूद। लाभार्थियों के साथ भी किया संवाद। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले चरण का हुआ उद्घाटन। पीएम ने कहा, कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए तैयार हो रहा है भारत। दुनिया में 25 लाख करोड़ रुपए का है कारोबार। इतने वृहद सेक्टर में भारत की हिस्सेदारी केवल है 1%। सोमवार से संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की होगी शुरुआत। कई अहम विधेयक किए जाएंगे पेश। संसद सत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक में पक्ष और विपक्ष के बड़े नेताओं ने लिया हिस्सा। देश भर में धूमधाम से मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन। भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में मना रही है सेवा पखवाड़ा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री के कार्यों से जुड़ी एक प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। आरएमएल अस्पताल में थर्ड जेंडर की चिकित्सा सुविधा के लिए विशेष ओपीडी क्लिनिक का शुभारंभ भी किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह को किया संबोधित। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गत 9 वर्षों से स्वतंत्रता सेनानियों की कल्पना वाले भारत का हो रहा है निर्माण। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के निवास स्थान शांति निकेतन को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में किया शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई खुशी। कहा, सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण। और भारतीय टीम ने जीता एशिया कप फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेट से दी शिकस्त। 5 साल बाद कोई बड़ी श्रृंखला को किया अपने नाम। मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के आगे श्रीलंका 50 रनों पर ही हुई ढेर। सिराज ने 21 रन देकर 6 विकेट चटकाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री ने देशव्यापी योजना विश्वकर्मा का शुभारंभ किया। देश के पारंपरिक शिल्पियों और कारीगरों की अलग अलग 18 श्रेणियों को चिन्हित कर उन्हें 3 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं इनके अप स्किलिंग के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। इस योजना से न सिर्फ देश की समृद्ध विरासत को संरक्षण करने में मदद मिलेगी, बल्कि इन कामों में लगे लोगों के कामों को दुनिया भर तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। हजारों वर्षों से जो साथी भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं, वो हमारे विश्वकर्मा ही है। जूते बनाने वाले हो, बाल काटने वाले हो, कपड़े सिलने वाले दर्जी हो, इनकी अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। फ्रिज के दौर में भी लोग आज मटके और सुराही का पानी पीना पसंद करते हैं। अपने विश्वकर्मा भाई बहनों को और उनका सम्मान बढ़ाने का, उनका सामर्थ्य बढ़ाने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए आज सरकार एक सहयोगी बनकर के आपके पास आई है। भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है। विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कर प्रधानमंत्री ने देश के जरूरतमंदों के हक को सुनिश्चित किया है। वंचितों तक सुविधा पहुंचाने, उनके लिए रोजगार के अवसर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार का एक और बड़ा प्रयास। मूर्तिकार, टोकरी, चटाई बनाने वाले, माला बनाने वाले, धोबी, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले जैसे पारंपरिक 18 अलग अलग कारीगरों को
15,000 तक की टूल किट और 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री ने योजना को लॉन्च करने से पहले इन सभी कारीगरों से मुलाकात भी की। सरकार के द्वारा ट्रेनिंग देने पर बहुत जोर दिया गया है। ट्रेनिंग के दौरान भी आपको हर रोज 500 रुपया भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा और बदले में सरकार आपसे ये चाहती है कि आप टूल किट उसी दुकान से खरीदे जो जीएसटी रजिस्टर्ड है, कालाबाजारी नहीं चलेगी। और दूसरा मेरा आग्रह है, ये टूल्स मेड इन इंडिया ही होने चाहिए। इस मौके पर एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया। पोर्टल के जरिए योजना में शामिल होने के लिए इच्छुक कारीगर आवेदन कर सकता है। लाभार्थी को सरकार प्रमाण पत्र देगी। प्रधानमंत्री ने देश के अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग कारीगरों को इस मौके पर प्रमाण पत्र भी दिए। दिल्ली स्थित द्वारका में नवनिर्मित यशोभूमि में कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर तैयार किए गए डाक टिकट को भी जारी किया। वहीं टूल किट ई बुकलेट 12 भाषाओं में जारी की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सभी प्रयास वोकल फॉर लोकल और लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में किए जा रहे हैं। आप सभी हाथ से, अपने हुनर से जो बारीक काम करते हैं, दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ रही है। आजकल हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए अपना काम दूसरी छोटी छोटी कंपनियों को देती है। ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। आउटसोर्सिंग का काम भी हमारे इन्हीं विश्वकर्मा साथियों के पास आए। आप बड़ी सप्लाई चेन का हिस्सा बने। हम इसके लिए आपको तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विश्वकर्मा योजना 13,000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ शुरू की जा रही है। 2023-24 के बजट में इसका प्रावधान किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के ये ऐसे कारीगर हैं जिनके बिना रोजमर्रा के जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। यही वजह है कि फ्रिज के दौर में भी लोग मटके से पानी पीना पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ज्यादा पारंपरिक कारीगरों को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने बताया कि G20 शिखर सम्मेलन के वक्त सरकार ने कैसे ऐसे कारीगरों को प्रोत्साहित किया था। जब टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन मिलते हैं तो क्या कमाल होता है, ये पूरी दुनिया ने G20 क्राफ्ट बाजार में भी देखा है। G20 में हिस्सा लेने के लिए जो विदेशी मेहमान आए थे, उनको भी गिफ्ट में हमने विश्वकर्मा साथियों के बनाए सामान ही भेंट में दिए। लोकल के लिए वोकल का ये समर्पण हम सभी का, पूरे देश का दायित्व है। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि देश के गांव-गांव में रचे बसे शिल्प को उनकी सरकार दुनिया तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। देश के कला, कौशल और श्रम की चमक अब पूरी दुनिया में होगी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया तो देश के अलग अलग स्थानों से केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें जुड़े। इस मौके पर केंद्रीय मंत्रियों ने लाभार्थियों को टूल किट का वितरण किया तो विश्वकर्मा समाज के लोगों में इस योजना को लेकर जागरूकता भी बढ़ाई। इस योजना का लाभ देश के लाखों परिवारों को मिलेगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना देश के हजारों कारीगरों की प्रगति की दिशा में एक कदम है, जिन्होंने देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। रविवार को पीएम मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में योजना की शुरुआत की। पीएम मोदी के साथ मंत्रिमंडल में शामिल उनके सहयोगियों ने भी देश की अलग अलग जगहों पर मेहनतकश लोगों को बड़ा तोहफा प्रदान किया। गौरतलब है कि विश्वकर्मा ने अपनी कला के माध्यम से देश की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने में स्पष्ट छाप छोड़ी है।
विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों को बाजार में जाने और अपने सामान को लोकप्रिय बनाने में सक्षम बनाएगी। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमारे समाज के लिए सदियों से एक महत्वपूर्ण स्थान हमारे समाज में रखते आए हैं। उन सब का कैसे कौशल का विकास हो, कैसे उनको आधुनिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए, कैसे उनको नए प्रकार के टूल्स मिले, नए प्रकार की ट्रेनिंग मिले और किस तरह से ये पारंपरिक व्यवस्था एक आज के आधुनिक युग में और बढ़े और फले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में, वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री शिमला में पीएम विश्वकर्मा योजना के कार्यक्रम में शामिल हुए। पहले की सरकारों ने जो गलती की सो की, वर्तमान में हम भारत के अपने कामगारों, कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक श्रमिकों के विकास के लिए काम करेंगे और आप सबको इतना मजबूत बनाएंगे कि आपके बल पर ही भारत आगे बढ़ेगा। यह हम लोगों का संकल्प है। 13,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की लॉन्च किया गया है। ऐसे 18 कामों को गिना गया है जहां पर उनको गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार स्किल भी दी जाएगी, उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, मुफ्त में ट्रेनिंग मिलेगी और 3 लाख रुपए तक उनको बगैर किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, मात्र 5% के ब्याज पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भोपाल में पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के साथ एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर केरल के तिरुवनंतपुरम में पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। We did an exhibition to which we took all the spouses of the G20 leaders. This exhibition was about 5,000 years of Vishwakarma work and heritage in this country. It is the Vishwakarmas who leave the imprint of a culture on history. विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी पीएम विश्वकर्मा के उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। बैंक से बिना गारंटी का लोन कम ब्याज पर उपलब्ध कराना और उनके बनाए हुए उत्पाद की मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर देश में भी, लोकल भी और ग्लोबल भी उनकी पहुंच बने, इसका प्रयास इस योजना के अहम हिस्से हैं और निश्चित तौर पर यह योजना हमारे कारीगरों की जिंदगी बदलेगी। गांव की परंपरागत हस्तशिल्प और कारीगरी के लिए जो कभी बढ़ई के रूप में, राजमिस्त्री के रूप में, हलवाई के रूप में, चर्मकार के रूप में, स्वर्णकार के रूप में गांव देहात के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन करने का प्रयास करता था, आज नई टेक्नोलॉजी और नई डिजाइन के साथ उसको जोड़ने के एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के उद्घाटन का मुख्य कार्यक्रम भले ही दिल्ली में आयोजित किया गया हो, लेकिन इसकी गूंज देश के कोने कोने में सुनाई दी। केंद्रीय मंत्रियों सहित गणमान्य लोगों की उपस्थिति में आयोजित हुए कार्यक्रम से इसका विस्तार हर जगह हुआ है। लाभार्थियों को भी स्थानीय स्तर पर इस योजना की जानकारी कार्यक्रमों के जरिए मिली है। आने वाले समय में यह उन कामगारों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी जो संसाधन के अभाव में अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत के मौके पर केंद्रीय मंत्रियों की पूरी टीम देश के अलग अलग शहरों में पहुंची और विश्वकर्मा समाज के लोगों में इस योजना को लेकर जागरूकता पैदा की। तमाम मंत्रियों ने कहा कि इस योजना से देश की बहुत बड़ी आबादी को विकास की धारा में बेहतरी से जोड़ने में बहुत मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कर रहे थे तो देश के कोने कोने से केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने देश के अलग अलग शहरों में हुए आयोजनों में न सिर्फ भाग लिया बल्कि वहां मौजूद लोगों को योजना की टूलकिट का वितरण किया और इस योजना के प्रति उन्हें जागरूक भी किया।
इस सिलसिले में केंद्रीय रेल एवं कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने लक्षद्वीप में कवरत्ती में पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कवरत्ती द्वीप के अलावा बाकी 9 द्वीपों के निवासी भी वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उधर झारखंड के जमशेदपुर में केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन पीएम विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग का हिस्सा बने। जमशेदपुर के बिरसा मुंडा टाउन हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा योजना से पहले भी छोटे व्यापारियों के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आ चुके हैं। कैसा हमारा प्रधानमंत्री जी ने छोटा व्यापारी के लिए स्वयं निधि लेके आया, ऐसे ये मुद्रा लोन लेके आया, ऐसे ये आज विश्वकर्मा दिन अवसर पर हमारा प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस मौके पर इम्फाल पहुंचे, तो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर इस मौके पर हुबली में थे, जहां उन्होंने लोगों से संवाद किया और योजना की जानकारी दी। भारत की संस्कृति को और उसकी विशेषताओं में निहारेंगे तो पता चलेगा कि किन कारीगरों ने आपके जीवन में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं को ही उपलब्ध नहीं कराया है, बल्कि आपके पारंपरिक संस्कारों में भी इसकी आवश्यकता थी। ये बहुत ही एक तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम है, क्योंकि ये कनेक्ट करेंगे एक छोटे से कारोबार, छोटे से आर्टिजन को जो एक विलेज में काम कर रहा है और या करता था। देश के अलग अलग स्थानों पर तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंचे और पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत का हिस्सा बने। इस दौरान मंत्रियों ने न सिर्फ विश्वकर्मा समाज के लोगों से योजना को लेकर संवाद किया, बल्कि कई स्थानों पर लोगों को टूल किट का वितरण भी किया। समाज का ये वो वर्ग जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने हाथ की कला, अपनी उंगलियों के हुनर से अपनी भी जीविका कमाते रहे, समाज की सेवा भी करते रहे, लेकिन जाने अनजाने में शायद उनको भी एहसास ना हो। तो इकबाल ने जिस कहा कि जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, उस ना मिटने वाली हस्ती को, तहजीब को जिंदा रखने का भी काम उन्होंने ही किया। There are many artisans like carpenter, cobbler, hair cutting, glass, many fellows. They will get financial support and raw material support and मार्केट सपोर्ट। विश्वकर्मा योजना के तहत देश की 18 विधाओं से जुड़े कारीगरों को बड़ा संबल मिलेगा और इसलिए तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने देश के कोने कोने में जाकर विश्वकर्मा समाज के लोगों को इस योजना के प्रति जागरूक किया। विश्वकर्मा स्कीम जो है, ये सामान्य लोग जो है, कारीगर जो हमारे देश में है, हर इस कला में जो माहिर है, उन लोगों को इस स्कीम के द्वारा मदद करने का काम और उनको स्वावलंबी करने का काम इस स्कीम के द्वारा हो जाएगा। This scheme is specially concerned to the traditional artisans to skill and upskill themselves and make use of training to improve their skills. Under this scheme, 30 lakh artisans will get benefits in पीएम मोदी ने विश्वकर्मा योजना को न सिर्फ जोर शोर तरीके से लॉन्च किया है, बल्कि उनकी कोशिश है कि देश के विश्वकर्मा समाज के हर व्यक्ति तक इसका लाभ भी पहुंचे। इसलिए पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को देश के कोने कोने में भेजकर जागरूकता फैलाने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि शिल्पकारों को विश्वकर्मा योजना से 18 तरह के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ मिलेगा। विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर विश्वकर्मा योजना न सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित की, बल्कि साथ ही एक ऐसा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि देश को समर्पित किया जो आने वाले समय में वैश्विक स्तर के कार्यक्रम देश की राजधानी में कर पाएंगे। तो जन्मदिन मोदी का गिफ्ट देश को। पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ के लिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रिजिजू ने कहा कि विश्वकर्मा योजना राज्य की अलग अलग जनजातियों के लुप्त हो रहे पारंपरिक हुनरों से संबंधित कारीगरों को बढ़ावा देने में काफी अहम साबित होगी। उन्होंने अरुणाचल के
युवाओं का आह्वान किया कि वे आगे बढ़कर विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाएं। वहीं मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बताया कि विश्वकर्मा योजना में 18 सेक्टरों को शामिल किया गया है। सेक्टर है हमारा अरुणाचल में सब रेलेवेंट नहीं है। मैं तो बहुत खुशी है कि कुछ शायद अरुणाचल यूनिक स्टेट हमारा कम्युनिटी का कुछ ऐसा काम होगा जो बाकी देशों में बाकी राज्यों में नहीं होता होगा। तो आज प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के साथ साथ मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने घोषणा कर दिया कि जो ये 18 ट्रेडिशनल हमारा जो काम काज है इसमें अगर कोई छूट जाता है तो भी मुख्यमंत्री अपना स्टेट का रिसोर्सेज से पूरा करेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में इंदौर में केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में कारीगरों और शिल्पकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि आज युग मशीनी हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की चिंता की ओर उनको सशक्त बनाने और अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। ऐसे जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, जो इनका स्वयं का स्वरोजगार का आधार मूल काम है, ऐसे परिवारों के एक व्यक्ति को इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में इसमें शामिल किया जा रहा है। इसमें परिवार में प्रमुख रूप से पति पत्नी या उनके अविवाहित बच्चे इसमें वो शामिल होंगे। और गोरखपुर में आयोजित पीएम विश्वकर्मा योजना कार्यक्रम के शुभारंभ पर सड़क परिवहन और राजमार्ग और नागरिक विमानन राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और कहा कि इस योजना के माध्यम से नए भारत में विश्वकर्मा समाज के हुनर को सम्मान मिलेगा। वहीं इस योजना से कारीगरों को आर्थिक सहायता मिलेगी। विश्वकर्मा योजना के अंदर भी सक्षमता के लिए उनका प्रशिक्षण है, जिसमें उनको 500 रुपये दिन के मिलेंगे, रहने के लिए जगह मिलेगी और जाते टाइम उनको टूल किट मिलेगा। 15,000 रुपये तक का अच्छा टूल किट जो उनके व्यवसाय से संबंधित है। और उसके बाद लोन की सुविधा है 5% के ऊपर 1 लाख रुपये। वो जब पे कर देते हैं उसके बाद और लोन ले सकते हैं 3 लाख रुपये तक का। तो एक प्रयत्न है कि भारत का छोटा से छोटा विश्वकर्मा भी पूरे विश्व के अंदर अपनी चीज को दे सके। और वहीं पीएम विश्वकर्मा योजना के लॉन्च होने के मौके पर अंबाला कैंट के एसडी कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। साध्वी निरंजन ज्योति ने केंद्र सरकार की नीतियों की जानकारी देते हुए कहा कि ये योजना कामगारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गौरवशाली दिन है। यदा कदा कहीं विश्वकर्मा जयंती मना ली जाती थी, विश्वकर्मा भगवान के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की जाती थी, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो सदियों से भारत की गति में अपना सहयोग देते रहे हैं, चाहे वो बढ़ाई हो, चाहे नाई हो, चाहे मकान बनाने वाला हो, नाविक हो या अन्य बहुत सारे जो 18 लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके भारत के योगदान में उनका कितना बड़ा योगदान रहा, ये शायद पहली बार किसी ने उनको याद किया है। वो हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। पीएम विश्वकर्मा योजना के लॉन्च होने के मौके पर गुवाहाटी में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य कारीगरों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए कौशल प्रदान करना और उन्हें सशक्त बनाना है। हिसार के कारीगरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विश्वकर्मा योजना का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से पारंपरिक कारीगरों को आर्थिक सहायता तो मिलेगी ही, उनके कार्य को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना से अब वे अपने काम से जुड़े औजार खरीद पाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा जो विश्वकर्मा योजना लागू की गई है, इसे मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये बहुत अच्छी योजना है। इसके अंतर्गत हर मजदूर आदमी जो गरीब है, जो कारीगर है लेकिन औजार नहीं खरीद पा रहा, तो प्रधानमंत्री जी ने इस स्कीम के तहत 15,000 रुपये देने की जो घोषणा की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसके अंदर हम ट्रेनिंग भी देंगे 5-7 दिन की, वो बहुत अच्छी बात है। और उस ट्रेनिंग के दौरान जो स्टाइपेंड मिल रहा है 500 रुपये पर डे के हिसाब से, ये बहुत अच्छी बात है। जो योजना लागू की है हम जैसे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
इससे जितने भी कारीगर जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फेस कर रहे हैं वो, तो उससे जो ट्रेनिंग जो दी जाएगी इसके, जैसे मतलब कोई कारीगर है उसको सीखने का टाइम नहीं है या कुछ ऐसी नई चीज़ जो वो सीखना चाहता है, तो आप कह रहे हो वो जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग के दौरान वो नई चीज़ सीख पाएगा। काफ़ी लोग भिन्न भिन्न प्रकार का कार्य जानते हैं जिनके पास पैसे का अभाव है और पैसे ना होने के कारण ना औजार खरीद सकते, ना लकड़ी वगैरह खरीद सकते, काम नहीं कर सकते। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई है इसके तहत लोन वगैरह की सुविधा है और ये CSC सेंटर पे जाके अप्लाई करना पड़ता है जिससे पैसे मिल जाए अपना काम शुरू कर सके। इससे ये फ़ायदा होगा जिनके पास औजारों की कमी है, जो औजार नहीं खरीद सकते, ये अगर गवर्नमेंट उनको देगी तो उनका भी भला होगा। देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने जो योजना शुरू की है इसका मैं धन्यवादी हूँ और ये काफ़ी हद तक अच्छी रहेगी। देश में ढांचागत विकास को नई रफ्तार देने के विजन पर काम कर रहे पीएम मोदी ने देश को बहुत बड़ी सौगात दी है। दिल्ली के द्वारिका में बने यशोभूमि नाम के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को पीएम मोदी ने आज देश को समर्पित किया। बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित इस सेंटर से न सिर्फ लाखों रोजगार के अवसर मिलेंगे बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी काफी फायदा होगा। भारत मंडपम हो या यशोभूमि, ये भारत के आतिथ्य, भारत की श्रेष्ठता और भारत की भव्यता के प्रतीक बनेंगे। भारत मंडपम और ये यशोभूमि दोनों में ही भारतीय संस्कृति और अत्याधुनिक सुविधाओं, इन दोनों का संगम है। आज ये दोनों भव्य प्रतिष्ठान नए भारत की यश गाथा देश और दुनिया के सामने गा रहे हैं। देश में बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के प्रधानमंत्री मोदी के विजन की ये एक और जीती जागती तस्वीर है। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि का शुभारंभ किया। ये परिसर भव्य कन्वेंशन सेंटर, कई प्रदर्शनी हॉल्स और अन्य सुविधाओं से सुसज्जित है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का नया भारत खुद को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए भी तैयार कर रहा है। उन्होंने इसके लिए भारत मंडपम और यशोभूमि को प्रमुख केंद्र बताया। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म इंडस्ट्री 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए आने वाले लोग एक सामान्य टूरिस्ट की अपेक्षा कई गुना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1% है, सिर्फ 1%। देश और दुनिया का इतना बड़ा मार्केट हमारे सामने है। अब आज का नया भारत खुद को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए भी तैयार कर रहा है। 11,000 प्रतिनिधियों से अधिक की बैठने की क्षमता के साथ कन्वेंशन सेंटर में 15 सम्मेलन कक्ष, ग्रैंड बॉलरूम और 13 बैठक कक्ष शामिल हैं। ये कन्वेंशन सेंटर देश के सबसे बड़े LED मीडिया अग्रभाग से सुसज्जित है। यहाँ 3,000 से अधिक कारों के लिए भूमिगत पार्किंग सुविधा उपलब्ध है। 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक के कुल परियोजना क्षेत्र और 1.8 लाख वर्ग मीटर से अधिक के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ यशोभूमि दुनिया की सबसे बड़ी आयोजन सुविधाओं में शामिल होगी। साथ ही 1.07 लाख वर्ग मीटर से अधिक में बने यहाँ के प्रदर्शनी हॉल्स का उपयोग प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और व्यावसायिक कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए किया जाएगा। यशोभूमि अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग, वर्षा जल संचयन और ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप है। अकेले यशोभूमि सेंटर से ही लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। यशोभूमि भविष्य में एक ऐसा स्थान बनेगा जहां दुनिया भर के देशों से लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स, एग्जीबिशंस, इन सब के लिए क्यों लगने वाली है। यशोभूमि दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन से भी जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारका सेक्टर 21 से नए मेट्रो स्टेशन यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तारित लाइन पर यात्रा की। 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस होता है और प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी। इस मौके पर एक यात्री ने प्रधानमंत्री को संस्कृत में जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी।
सेक्टर 25 स्टेशन पहुंचकर प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट मेट्रो के विस्तारित खंड का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने दिल्ली के सुगम यातायात निर्माण में लगे श्रमिकों और कर्मचारियों से बातचीत भी की। मेट्रो कर्मचारी पीएम मोदी से मिलकर बेहद उत्साहित दिखे। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं कल से संसद के विशेष सत्र की शुरुआत होने जा रही है। विशेष सत्र से पहले आज सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, तो जिसमें सत्र को सही से संचालित कराने के लिए तमाम पार्टियों से बात की गई। आज उपराष्ट्रपति ने नई संसद भवन में तिरंगा झंडा फहराया, तो 20 सितंबर से नई संसद भवन में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। 18 से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पक्ष और विपक्ष के दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में कश्मीर में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के विशेष सत्र के बारे में सूचीबद्ध विधेयकों की जानकारी दी। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स का 3 बिल है। एक सीनियर सिटीजन वेलफेयर का 1 बिल है। टोटल देयर आर अराउंड 8 बिल्स। फर्स्ट डे देयर विल बी डिस्कशन in the old parliament on that is on 18th tomorrow, that is existing building. Next day there will be photo session in the existing parliament building, and there will be function in the central hall at 11 o'clock. After that we are going to enter new parliament. संसद के इस विशेष सत्र की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि सत्र का आगाज 18 सितंबर को पुरानी संसद की बिल्डिंग में कार्रवाई से शुरू होगा, जबकि 20 सितंबर से संसद भवन की नई बिल्डिंग में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल नई संसद में लाने की मांग की। वुमेन रिजर्वेशन बिल को पारित करके सरकार नए सदन की शुरुआत करे, ये भी मुद्दा रखे गए हैं। फिर भी चर्चा भी जारी है। सत्र से ठीक एक दिन पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के नए भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, यह देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट। भारत इज विटनेसिंग इपोकल चेंज। The world is in total recognition of might, power and contribution of Bharat. संसद के इस विशेष सत्र में 18 सितंबर को दोनों सदनों में संसद के 75 साल के सफर पर चर्चा की जाएगी। इसके तहत संविधान सभा से लेकर संसद की उपलब्धियों, अनुभव और यादों की चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव अमृत काल मना रही है। आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने पर भी 15 अगस्त 1997 को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। संसद के इस विशेष सत्र में सरकार की तरफ से कुल 8 विधेयक चर्चा और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का ये पुराना संसद भवन, और हमारी दाहिनी तरफ ये देखिए, ये नया संसद भवन बनकर तैयार है, जिस पर आज देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय ध्वज लहराया, जो हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। इस राष्ट्रीय ध्वज के ध्वजारोहण के साथ ही नए संसद भवन में जो संसदीय परंपराओं और इतिहास की जो चर्चा होनी है विशेष सत्र में, उसका रास्ता साफ हो चला है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्किल्स ऑन व्हील्स पहल के तहत स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए विशेष बस को हरी झंडी दिखाई। स्किल इंडिया मिशन के तहत देश के दूर दराज के इलाकों के युवाओं तक पहुंचने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और ग्रामीण परिवारों को आजीविका में सुधार लाना है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। स्किल ऑन व्हील विशेष करके डिजिटल स्किल्स, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए, जिसमें भारत एक ग्लोबल कॉम्पिटेंसी डेवलप कर रहा है। भारत की ग्रामीण इलाका में विशेष करके लड़कियों के अंदर डिजिटाइजेशन, डिजिटल एजुकेशन के बारे में आकर्षण बढ़ी है।
भारत सरकार की स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री की संस्था NSDC की नेतृत्व में इसको नीचे तक ले जाना, भारत की हर एक इलाका में ले जाना और उसमें स्किल ऑन व्हील एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य शिविर जैसी कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज देश भर में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन पर उनको बधाइयां देने का तांता लगा हुआ है। हर कोई उन्हें अपने ही अंदाज में बधाई देने में लगा है। प्रधानमंत्री की लंबी आयु की चाह में सामाजिक परोपकार के काम भी खूब किए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिमला के रिपन अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने अपना पूरा जीवन संगठन और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पीएम मोदी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गरीबों को बिना भ्रष्टाचार के सीधे योजनाओं का लाभ प्रधानमंत्री मोदी ने पहुंचाया है। आयुष्मान भारत योजना के चलते उनको भी मुसीबतों के समय मदद किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी ने। जब संकट था कोविड का और हम समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, तब भी मदद के रूप में मोदी जी आए। तो आप कहीं पे भी जाइए, हर कोई कहता है कि मोदी जी ने सेवा भी की है और मुसीबतों से निकालने का कार्य भी। मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि उनको लंबी आयु और अच्छे हेल्थ प्रदान करें। गरीब को बिना एक नया पैसा के करप्शन गरीब को डायरेक्टली कुछ स्कीम्स पहुंचाए है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी है। मैं उन्हें मध्य प्रदेश के हजारों हजार कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पीएम विश्वकर्मा योजना प्रारंभ हुई है। हर हुनरमंद व्यक्ति को जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत है उसको ऋण मिलेगा। इससे निश्चित रूप से उसके जीवन स्तर में बदलाव आएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ में उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का दौरा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड से स्वच्छता लीग मैराथन को हरी झंडी दिखाई। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए कहा कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए देश को अनेकों उपलब्धियां दी हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को उनके पावन जन्मदिन पर प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। उन्होंने देश को एक के बाद एक अनेक उपलब्धियां हम सबको दी हैं। आज पूरे विश्व के अंदर भारत का मान, सम्मान, पहचान हर दिशा में बढ़ी है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना उन्होंने विश्वकर्मा जयंती पर, और ये सुखद संयोग है कि उनके जन्मदिन पर लॉन्च की है। हमारे देश के, हमारे प्रदेश के परंपरागत कारीगर आज भी हमारी जिंदगी के अहम हिस्सा है। उनके बिना हमारा काम चल नहीं सकता। इसका प्रयास इस योजना के अहम हिस्से हैं और निश्चित तौर पर यह योजना हमारे कारीगरों की जिंदगी बदलेगी। भाजपा प्रधानमंत्री के 73वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य शिविर जैसी कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन शामिल है। इसी कड़ी में भाजपा मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री के कार्यों से जुड़ी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो वहीं रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में पीएम के व्यक्तित्व एवं कृति पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा एवं संगठन महामंत्री करमवीर सिंह ने किया।
वहीं दिल्ली से भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर अस्पतालों में मरीजों के बीच फल वितरण किया। विक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के मौके पर देश भर से उनके लिए दुआओं की तस्वीरें सामने आई हैं। अपने लोकप्रिय नेता के लिए कई पूजा अर्चना की गई तो कई जगह पर मिठाइयां भी बांटी गई। अलग अलग जगहों पर कई प्रकार के आयोजन भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर देखने को मिले। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति ये लोगों का प्रेम है, जिसके चलते लोगों ने उनका 73वां जन्मदिन अपने अपने तरीके से खास अंदाज में मनाकर यादगार बनाने की कोशिश की। हर जगह लोगों ने पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए विशेष अंदाज में प्रार्थना की। देश भर में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन अलग अलग तरीके से मनाया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के उत्साह के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की और मिठाइयां बांटी। तो वहीं वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। वाराणसी के ही अहिल्या बाई घाट पर बटुकों द्वारा मां गंगा का मंत्रोच्चार कर अभिषेक किया गया और प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। हम लोग मां गंगा से आज अभिषेक करके ये प्रार्थना किए हैं कि वह इसी तरह भारत राष्ट्र को संकल्प के साथ विकसित राष्ट्र, परम वैभवशाली राष्ट्र, विश्व गुरु राष्ट्र बनाने की अपनी संकल्पना में स्वस्थ रह करके, दीर्घायु होकर के इसी तरह लगातार कार्य करते रहें। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली के रोशनारा पार्क स्थित गुरु हनुमान अखाड़ा में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों ने मैट पर कुश्ती के दांव पेच आजमाकर प्रधानमंत्री को बधाई दी। कुश्ती जगत की तरफ से मोदी जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु हनुमान अखाड़ा की तरफ से समस्त कुश्ती जगत की तरफ से प्रधानमंत्री जी को ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। वो उनकी उम्र, हमारी उम्र भी उनको लग जाए, वो बार बार देश के प्रधानमंत्री बने। यही आशा है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसी उनकी हम उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना करते हैं, ऐसी देश की तरक्की होती रहे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर महाराष्ट्र के नागपुर में पीएम स्किल रन का आयोजन किया गया। इस दौड़ में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। वहीं मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में दीनदयाल उपाध्याय मैनेजमेंट कॉलेज के 1600 बच्चों ने G20 का लोगो बनाकर प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना की। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के चित्रकार जोएफ खान ने प्रधानमंत्री मोदी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर कोयले से पेंटिंग बनाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। मैंने उनके 73 इंच की एक चित्र बनाई है। उस चित्र में मैंने उन्हें दिखाया है भारत की तरफ नमन करते हुए, और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारे विश्व में पूरे भारत का नाम गौरव बढ़ा रहे हैं। गुजरात के कच्छ जिले के कलाकार ने गांधीनगर में रेत की मूर्ति बनाई। इस कलाकृति के लिए 50 टन समुद्री रेत का इस्तेमाल किया गया। तो वहीं स्काई डाइवर सुदीप कोड़ावती ने प्रधानमंत्री मोदी को अनोखे अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उनका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा, भारतीयों के दिलों में पीएम मोदी के लिए जो प्यार है वो वाकई बेहद खास है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आरएमएल अस्पताल में थर्ड जेंडर की चिकित्सा सुविधा के लिए विशेष ओपीडी क्लिनिक का शुभारंभ भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर झारखंड के राजभवन में नेत्रदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नेत्रदान का संकल्प लिया। इस अवसर पर राजभवन के पदाधिकारियों और कर्मियों के अलावा एनएसएस के स्वयंसेवकों ने भी नेत्रदान का संकल्प लिया। इस मौके पर राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना की और G20 की सफल मेजबानी की प्रशंसा की। राज्यपाल ने लोगों से नेत्रदान की अपील करते हुए कहा कि लोगों में इसके लिए जागरूकता आवश्यक है, जिससे दृष्टिबाधित दिव्यांग की आंखों को रोशनी मिल सके। He inspires. How he inspires? Because he has risen from the most humble background. He has now risen to the most visionary leader of not only India,
for the entire globe. That is the inspiration he is spreading over. So we thought, as per one of his aspirations is that we should spread the awareness among the people to donate organs. So we started with eye donation, and with 73 people donating just to remember his 73rd birthday. That all of them agreed. This year we are donating. Next year we will make others to donate. Next year our target is 740. The very next year, when he is reaching the 75, it will be 7,500, and we will go further from that. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित वंदे भारत अपनी शान काव्यांजलि के संगीतमय सीडी का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है। भारत के यशस्वी और विश्व के अग्रणी नेतृत्व के रूप में श्री नरेंद्र मोदी अच्छे, और अपने लोग उसको इसलिए जपते हैं कि वो अच्छा है, दूसरे इसलिए जपते हैं क्योंकि उसी से भारत के उद्धार का मार्ग है। जपते सब उसी को है, कोई गाली देकर जपता है, कोई प्रशंसा देकर जपता है। उनका 73वां जन्मोत्सव मनाने के नाम पर हम सब एकत्रित आए। और वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से भाजपा सेवा पखवाड़ा आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन गरीबों, श्रमवीरों और मजदूरों के लिए बड़ी योजना लेकर आया है। तो मोदी जी का जन्मदिन निश्चित रूप से गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, श्रमवीरों के लिए निश्चित रूप से बड़ी योजना लेकर आया है। प्रधानमंत्री मोदी के 73वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने नवनिर्मित दादा पोता ट्रैक के दोनों तरफ 11,000 औषधीय पौधे लगाने और मेगा सफाई अभियान चलाया। इस मौके पर तमाम धार्मिक, सामाजिक संगठनों और स्थानीय सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर इस मुहिम में हिस्सा लिया। आज हमने 11,000 औषधि के पौधों की आज चेतना फाउंडेशन के से शुरुआत की है दादा पोते पार्क पर, और वहाँ की सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर हम सब लोग सबको, मैं प्रदेश की तरफ से सबको प्रधानमंत्री जन्मदिन की बहुत बधाई देता हूँ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में शामिल हुए और उन्होंने हैदराबाद के परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अमित शाह ने सशस्त्र बलों की परेड की सलामी भी ली। परेड में परंपरागत लोक कला से संबंधित झांकियां भी पेश की गईं। और वहीं इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण हैदराबाद मुक्ति दिवस न मनाना कुछ राजनीतिक दलों की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जो अपने इतिहास से मुंह मोड़ लेते हैं, जनता उनसे मुंह मोड़ लेती है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि 17 सितंबर को गत वर्ष जब 75 साल हुए, उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की। 17 सितंबर को सांस्कृतिक मंत्रालय तेलंगाना विमोचन दिन मनाएगा और वो महान शहीदों को श्रद्धांजलि देकर हमारे नई पीढ़ी को ये संघर्ष की याद दिलाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मराठवाड़ा मुक्ति दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मराठवाड़ा मुक्ति दिवस की शुभकामनाएं। मराठवाड़ा उन सभी लोगों के अदम्य जुनून और बहादुरी को याद करता है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान दिया। इस भूमि और इसके लोगों के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता ने इतिहास की दिशा को आकार दिया है। उनकी वीरता और बलिदान हमें प्रेरणा देता है। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के निवास स्थान शांति निकेतन को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को की घोषणा के बाद ये भारत की 41वीं विश्व विरासत संपत्ति बन गया है। रियाद में आयोजित 45वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जो सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है।
नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के निवास स्थान शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, जो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, खुशी है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के दृष्टिकोण और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक सांस्कृतिक स्थल है, जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित एक आश्रम था और बाद में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्वयं एक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया था। शांति निकेतन में स्थित विश्व भारती भारत के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है, जहां मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, ललित कला, संगीत, प्रदर्शन कला, शिक्षा, कृषि विज्ञान और ग्रामीण पुनर्निर्माण में पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। दुनिया को भारत में समाहित करने के अर्थ वाले विश्व भारती की स्थापना टैगोर ने 1921 में शांति निकेतन और श्री निकेतन नाम के जुड़वा शहर में की थी। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई टैगोर द्वारा स्थापित इस संस्था को स्वतंत्रता से पहले कॉलेज के रूप में देखा जाता था। 1951 में इसे संसद के एक कानून द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। शिक्षा मंत्रालय ने शांति निकेतन को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए ट्वीट किया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए आभार, जिसके कारण शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कश्मीर के अनंतनाग में शहीद हुए मेजर आशीष धोंचक के घर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बधाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम परिवार के साथ खड़े हैं। सीएम ने शहीद के परिवारों को 50 लाख रुपए और शहीद मेजर की पत्नी को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। उनका नाम अमर रहे। परिवार के साथ सहानुभूति है, क्योंकि बड़ा जो एक विषम परिस्थिति ये है परिवार की कि अकेले भाई थे, 3 उनकी बहनें और उनकी पत्नी और उनकी बड़ी आगे बेटी है। तो उस नाते से जो एक सरकारी सिस्टम है उसमें जो भी अधिकतम सहयोग सहायता हो सकती है वो करेंगे। 50 लाख रुपए की राशि ये नगद दी जाती है और उनकी पत्नी को योग्यता के हिसाब से वो नौकरी भी मिलेगी और उनके नाम को अमर रखने के लिए और जो परिवार की ओर से अपेक्षा की जाएगी उसको पूरा करें। और भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। आज खेले गए फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से शिकस्त दी। मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के आगे श्रीलंका की टीम सिर्फ 50 रन पर ही ढेर हो गई। जवाब में भारत ने 6.1 ओवर में बिना किसी नुकसान के ये आसान लक्ष्य हासिल कर लिया। सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच और कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। भारत ने एशिया कप अपने नाम कर लिया है। रविवार को खेले गए फाइनल में श्रीलंका ने भारत के सामने 51 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में भारत ने बिना कोई विकेट गंवाए 6.1 ओवर में ये आसान लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन 23 और शुभमन गिल 27 रन बनाकर नाबाद रहे। यह बाकी बची गेंद के हिसाब से भारत की वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत है। भारत ने 263 गेंद बाकी रहते मैच को अपने नाम करने में सफलता पाई। वहीं भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप जीता है। भारतीय टीम एशिया कप की सफलतम टीम है। पिछली बार भी जब एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला गया था तब भारत ने ही खिताब जीता था। फाइनल में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। बारिश के कारण ये मैच थोड़ा देरी से शुरू हुआ। श्रीलंका की शुरुआत खराब रही और कुशल परेरा बिना खाता खोले बुमराह की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने कहर बरपाते हुए पारी के चौथे ओवर में 4 विकेट चटकाए। मोहम्मद सिराज वनडे क्रिकेट में एक ही ओवर में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। मोहम्मद सिराज ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सबसे कम 16 गेंद में 5 विकेट हासिल करने के चामिंडा वास के रिकॉर्ड की बराबरी की। श्रीलंका की टीम
15.2 ओवर में 50 रन बनाकर आउट हो गई। ये वनडे क्रिकेट में भारत के खिलाफ किसी भी टीम का सबसे कम स्कोर है। वहीं एशिया कप में भी ये किसी टीम का सबसे कम स्कोर रहा। मोहम्मद सिराज ने 21 रन देकर 6 विकेट लिए, वहीं हार्दिक पांड्या ने 3 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। तोड़कर हासिल किए अनोखे